स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से और कौन जिला से। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जिला और स्टेट का नाम जरूर लिखिए। जी हाँ, जिससे हमें ये पता चले कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। अगर आप हमें दूसरे देश से भी देख रहे हैं तो उस देश का भी नाम अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों हाल ही में यूजीसी के नए नियम लागू किए गए हैं, जिसका मकसद कॉलेजों और फिर विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना बताया गया है। इसके तहत हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड और 24 घंटा 7 दिन हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था बनानी होगी। लेकिन इस नए नियम को लेकर के जनरल यानी कि सामान्य श्रेणी के छात्रों और फिर कुछ शिक्षकों में डर फैल गया है। उनका कहना है कि नियम में झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई भी सख्त दंड नहीं दिया गया है और छोटी छोटी बातों या फिर मजाक को भी भेदभाव की शिकायत में बदल दिया जा सकता है, जिससे छात्र कानूनी कार्रवाई, जांच या फिर यहां तक कि जेल जैसे परिणाम भी से डर रहे हैं। इससे कैंपस में तनाव और फिर चिंता का वातावरण बन गया है। छात्रों का कहना है कि नए नियम में सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान नहीं है और कुछ मामलों में एक ही शिक्षक शिकायत से गंभीर कार्रवाई हो सकती है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसी कारण से कई कॉलेजों में छात्र विरोध उठा रहे हैं और फिर कुछ स्थानों पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सरकार और यूजीसी का कहना है कि ये नियम सभी छात्रों के लिए समान अवसर और फिर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए है, और फिर इसका गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल छात्रों और फिर शिक्षकों में चिंता बनी हुई है। दोस्तों नीट छात्र मामले पर अब नया मोड़ सामने आया है। यहाँ पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा परिवार से मुलाकात की है, जिसके बाद छात्र की मां फूट फूट करके रो पड़ी है। जैसे कि आपको पता है कि नीट मामले को लेकर के पूरे बिहार में बवाल मची हुई है, जहां नीट छात्रा को लेकर के जो घटना हो रही है उसके साथ अब इसको लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जहानाबाद में उस छात्रा के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, जिनकी मौत नीट की तैयारी के दौरान हुई थी। जैसे ही छात्रा की मां से मिले वे भावुक हो गए और फिर फूट फूट करके रोने लगी छात्रा की मां, जिन्होंने अपनी बेटी की मौत के बाद इंसाफ की मांग की थी। इस दर्दनाक मुलाकात के बाद विजय सिन्हा ने मीडिया से कहा कि ये मामला सिर्फ एक बच्ची का नहीं बल्कि बिहार की अस्मिता का सवाल है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी पारदर्शिता से की जा रही है और जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला गृह विभाग और फिर पुलिस की निगरानी में है और खुद डिप्टी सीएम इसे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि मामले की हर बारीकी से जांच की जा रही है और कोई भी बड़ा या फिर छोटा व्यक्ति बचने वाला नहीं है। जहां उन्होंने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और कानून का राज कायम रहे। दोस्तों बिहार में सब इंस्पेक्टर भर्ती का शानदार मौका आया है। जब बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्ती निषेध विभाग के लिए की जा रही है, जिसमें योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होते ही युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। आयु सीमा भी तय की गई है, जिसमें अलग अलग वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल होगी, यानी कि लिखित परीक्षा के साथ फिटनेस भी जरूरी रहेगी। जब कुल मिलाकर के ये उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो पुलिस सेवा में कैरियर बनाना चाहते हैं। जब समय रहते आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि आखिरी तारीख के बाद मौका नहीं मिलेगा। सही जानकारी लेकर के फॉर्म भरें और फिर अपनी तैयारियां अभी से ही तेज कर दें। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बिना तैयारी की पढ़ाई नहीं होगी। जी हाँ, यानी कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ये नियम लागू किया गया है। अब शिक्षक कक्षा में बिना पहले तैयारी करके नहीं पढ़ा पाएंगे। हर दिन की पूरी पढ़ाई की योजना उन्हें अपनी डायरी, प्लानिंग बुक में पहले से लिखनी होगी और फिर उसी के हिसाब से पढ़ाना होगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षक को ये तय करना पड़ेगा कि दिन का विषय क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और फिर किस तरह समझाए जाएंगे। इससे पढ़ाई बेहतर तरीके से सिस्टमैटिक होगी और फिर बच्चों की पढ़ाई में सुधार आएगा। इस नई व्यवस्था से ये भी होगा कि स्कूल निरीक्षण के समय शिक्षक के पास स्पष्ट योजना रहेगी और फिर वे बताने में सक्षम होगा कि आज किस हिस्से की पढ़ाई हुई है और फिर क्या लक्ष्य पूरा हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि इससे पढ़ाई की
गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चों को सही दिशा में शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। छात्रों को कई नई सुविधाएं मिलेगी, हम आपको भी बताने वाले हैं। दरअसल बिहार बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। जब बोर्ड ने परीक्षा प्रक्रिया को आसान और फिर अव्यवस्थित बनाने के लिए नई सुविधा शुरू की है। इसका मकसद यह है कि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। रिपोर्ट्स के अनुसार एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र व्यवस्था और फिर अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी और फिर सरल बनाया गया है। यह छात्रों को समय पर सूचना मिले, इसके लिए डिजिटल सिस्टम और फिर स्पष्ट दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं, इससे गलती सुधारने और फिर जानकारी पाने में भी आसानी होगी। कुल मिलाकर के ये बदलाव छात्रों के हित में माने जा रहे हैं। नई व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया सुचारू होगी और फिर विद्यालयों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा, ना कि तकनीकी झंझटों पर। दोस्तों, बिहार में इमरजेंसी हेल्थ सर्विस को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार की प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाओं को भी डायल 112 सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद यह है कि जरूरत पड़ने पर लोगों को तेजी से एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। इस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति आपात स्थिति में 112 नंबर पर कॉल करेगा तो फिर पुलिस, फायर सर्विस के साथ एम्बुलेंस सेवा भी तुरंत उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। प्राइवेट एम्बुलेंस जुड़ने से गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मदद मिलेगी। जब कुल मिलाकर के ये पहल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ा सुधार मानी जा रही है, जहां इससे खास करके सड़क हादसों, गंभीर बीमारी या फिर अचानक मेडिकल इमरजेंसी के मामले में लोगों की जान बचाने में तेजी आएगी। दोस्तों, बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। जब मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 जनवरी को बिहार में ठंड पड़ने की चेतावनी दी है, यानी कि आज, कल और परसों। जहां इन दिनों झमाझम बारिश के साथ घना कुहासा छाने का अनुमान है, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। बारिश और फिर ठंडी हवाओं के कारण दिन का तापमान गिर सकता है, जबकि सुबह और फिर रात में ठंड का असर ज्यादा रहेगा। यह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी, जिससे सड़क और फिर रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। खास करके सुबह के समय यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जहां मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि ठंड से बचाव के उपयोग करें और फिर जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। जब बच्चों, बुजुर्गों और फिर बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान सर्दी, खांसी और फिर अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। दोस्तों, बिहार में सरकारी बैंकों के कर्मचारी 5 दिन की कार्यप्रणाली लागू करने की मांग को लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। जब अपनी मांगों को लेकर के बैंक कर्मियों ने हड़ताल की है और फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि पूरे देश में कई संस्थानों में 5 दिन काम का नियम है, तो फिर बैंकों में भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यह हड़ताल की वजह से कई जगह बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही है, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सुविधाएं उसी हिसाब से नहीं मिल पा रही है, इसलिए वे अब अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक 5 दिन काम का नियम लागू नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रह सकता है। इस मुद्दे को लेकर कि अब सरकार और फिर बैंक संगठनों के बीच बातचीत पर सबकी नजर टिकी हुई है। दोस्तों, यूजीसी बिल को लेकर के बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी का कहना है कि किसी भी नए कानून या फिर बदलाव से समाज के किसी भी तबके को नुकसान नहीं होना चाहिए। या शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सभी पक्षों की बात सुनना जरूरी है। जेडीयू नेताओं ने संकेत दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे छात्रों, शिक्षकों या फिर किसी वर्ग में असंतोष फैले। उनका मानना है कि नीतियां बनाते समय सामाजिक संतुलन और फिर बराबरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वे शिक्षा के विकास के पक्ष में है, लेकिन ऐसे किसी प्रावधान का समर्थन नहीं करेगी जिससे समाज के किसी हिस्से को खुद को अलग थलग या फिर प्रभावित महसूस हो। इस मुद्दे पर अब आगे की राजनीतिक चर्चा और बहस तेज होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार में सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले लोगों को सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। जब 95 राहवीरों को राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में इंसानियत दिखाते हुए घायल लोगों की जान बचाने में मदद की है। जब सरकार ने ऐलान किया है कि अब जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को तुरंत मदद करेगा, उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस कदम का मकसद लोगों को गुड सैमरिटन बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि हादसे के बाद समय पर इलाज मिल सके। कुल मिलाकर की ये पहल समाज में मानवता और फिर जिम्मेदारी की भावनाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। उम्मीद है कि इससे लोग बिना डर के आगे आएंगे और फिर हादसों में घायल लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे।
दोस्तों यूजीसी के नए एक्ट 2026 को लेकर के बिहार में विरोध तेज हो गया है। खबर के मुताबिक नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय के बाहर जम करके हंगामा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूंका गया है। जब प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम छात्रों और फिर शिक्षकों के हित में नहीं है। उनका आरोप है कि इस बदलाव से शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। जी हाँ, और कुछ वर्गों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से सड़कों पर उतर करके विरोध जताया गया है। जब कुल मिलाकर के ये मामला अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार फैसले का समर्थन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष और फिर कई संगठनों की ओर से लगातार विरोध जारी है, जिससे शिक्षा नीति को लेकर के बहस और तेज हो गई है। दोस्तों बिहार में सड़कों की रफ्तार अब बढ़ेगी क्योंकि जमीन अधिग्रहण पर सरकार सख्त हो गई है। जी हाँ, बिहार में सड़क निर्माण कार्य तेज करने के लिए नीतीश सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। जी हाँ, बिहार में कई बड़ी सड़क और फिर हाईवे परियोजनाएं चल रही है, लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण काम प्रभावित हो रहा था। अब सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जमीन से जुड़े हुए मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाया जाए ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जिलों में नई सड़क, बाईपास, फोरलेन और फिर ब्रिज बनने हैं वहां पर जिला प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि किसानों और फिर जमीन मालिकों से समन्वय बनाकर के मुआवजे की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें या किसी भी तरीके की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। कुल मिलाकर के इस फैसले से कई जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर सड़कों से यात्रा आसान होगी, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और फिर लोगों का समय भी बचेगा। जब सरकार का लक्ष्य है कि सड़क ढांचा मजबूत करके बिहार में विकास की रफ्तार और तेज की जाए। दोस्तों यूजीसी के नए नियम को लेकर के चल रही बहस के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस नए कानून के तहत किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। जब सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को और पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायपूर्ण बनाना है ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। जब शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि कानून को इस तरह से तैयार किया गया है कि उसका दुरुपयोग ना हो सके। यदि कोई संस्था या फिर व्यक्ति नियमों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब सरकार चाहते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिकायतों का समाधान सही तरीके से हो और छात्रों का भरोसा बना रहे। जी हाँ, वहीं पर कुल मिलाकर के सरकार का दावा है कि यूजीसी के नए नियम छात्रों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उनका मकसद शिक्षा संस्थानों में अनुशासन, पारदर्शिता और फिर समानता को मजबूत करना है ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था और फिर बेहतर हो सके। दोस्तों बिहार के मधुबनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प सियासी नजारा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर भाषण दे रहे थे, तभी उन्होंने मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अचानक आवाज लगाई और कहा कि ए इधर आओ ना भाई। जी हाँ, इस तरह से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बुलाया। जब सीएम के इस अंदाज से मंच पर मौजूद नेता और फिर कार्यकर्ता भी चौंक गए और कुछ देर के लिए माहौल अलग ही हो गया। जब बताया जा रहा है कि कार्यक्रम से जुड़े हुए किसी काम या फिर व्यवस्था को लेकर के सीएम नाराज दिखे, उन्होंने सार्वजनिक मंच से ही सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए बात कही है, जिसे राजनीतिक गलियारों में क्लास लगाना भी माना जा रहा है। हालांकि ये सब हल्के लेकिन सख्त लहजे में हुआ है, जिससे ये संदेश गया है कि सीएम कार्यक्रमों को लेकर के कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों बिहार में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अरवल जिला के गांधी मैदान में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रभारी मंत्री का भाषण बीच में ही रुकवा दिया गया। ये घटना सरकारी कार्यक्रम के दौरान हुई थी जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे और इसी बीच जिले के डीएम ने उन्हें स्टेज से रोक दिया। यह घटना का कारण ये बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में प्रोटोकॉल की गलती हुई थी। झंडोत्तोलन और फिर शुभकामनाओं के बाद कुछ तकनीकी या फिर समय संबंधित नियमों का पालन नहीं हो रहा था, इसलिए डीएम ने समय और फिर अनुशासन के चलते भाषण रोक दिया। इस वजह से कार्यक्रम नियत कार्यक्रम तालिका के हिसाब से आगे बढ़े और फिर अन्य कार्यक्रमों में देरी ना हो। दोस्तों बिहार सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक 29 जनवरी को होने जा रही है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें राज्य से यानी कि बिहार से जुड़े कई बड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार के अलग अलग विभागों की योजना इस बैठक में रखी जाएगी, जिन पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और फिर नई नीतियों से जुड़े हुए प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। कई विभागों ने अपनी फाइलें तैयार कर ली है और फिर उम्मीद है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए जाएंगे। खास तौर पर बुनियादी ढांचे, रोजगार और फिर जन कल्याण योजनाओं को लेकर के फैसला संभव है। जी हाँ, कुल मिलाकर के 29 जनवरी की ये कैबिनेट बैठक राज्य के लिए अहम मानी जा रही है। यह बैठक के बाद सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी जारी की जाएगी, जिससे साफ होगा कि किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और फिर आने वाले समय में बिहार में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी को 391 करोड़ रुपए की सौगात दी है। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले को विकास की बड़ी सौगात देते हुए करीब 391 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का ऐलान किया है। इन परियोजनाओं में मिल्क सेंटर, सड़क निर्माण और फिर नए एक्सप्रेसवे जैसी अहम परियोजनाएं शामिल है। इसका मकसद जिले में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और फिर स्थानीय लोगों को सीधा लाभ पहुंचाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि डेयरी और फिर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिल्क सेंटर अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे किसानों और फिर पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। वहीं पर सड़क और फिर एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से मधुबनी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, रोजगार और फिर आवागमन को नई रफ्तार मिलेगी। दोस्तों, बिहार में सड़कों का बड़ा बदलाव सामने आया है। यहाँ पर 21,000 करोड़ से 7 साल तक रखरखाव किया जाएगा। जब बिहार में सड़कों की हालात सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सिर्फ सड़क बना करके छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च करके 7 साल तक सड़कों का नियमित रखरखाव किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि सड़कें लंबे समय तक अच्छी हालात में रहें और फिर लोगों को गड्ढों और फिर खराब रास्तों से परेशानी ना हो। जी हाँ, इस योजना की खास बात यह है कि सड़कों की निगरानी अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से की जाएगी। यह तकनीक की मदद से सड़क की स्थिति पर नजर रखी जाएगी और जहां भी टूट फूट या फिर खराबी दिखेगी वहां पर तुरंत मरम्मत की कार्रवाई हो सकेगी। इससे काम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लापरवाही कम होगी। जी हाँ, सरकार का कहना है कि बेहतर सड़कों से यात्रा आसान होगी, समय बचेगा और फिर व्यापार को भी फायदा मिलेगा। जब गाँव से शहर तक कनेक्टिविटी मजबूत होने से विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार के शिवहर जिला के इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने कमाल करके दिखाया है। सड़क हादसों में घायलों को समय पर मदद न मिल पाने की समस्या को देखते हुए उसने PPIRS नाम की खास डिवाइस तैयार की है। इस डिवाइस का मकसद एक्सीडेंट के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम को एक्टिव करना है। जब बताया जा रहा है कि ये डिवाइस दुर्घटना का झटका महसूस करते ही अलर्ट भेज सकती है। इससे लोकेशन और फिर जरूरी जानकारी रेस्क्यू टीम तक तेजी से पहुंचाई जा सकेगी, यानी कि गोल्डन आवर में मदद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, जो कई बार जिंदगी और फिर मौत के बीच फर्क बनती है। छात्र की इस खोज की सराहना हो रही है। अगर ये तकनीक बड़े स्तर पर लागू होती है तो फिर सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। ये युवा सोच और फिर तकनीक के सही उपयोग का बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर की पूरी नकल युक्त और फिर अनुशासित बनाने के लिए शिक्षा परिषद ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी परीक्षार्थी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई होगी। प्रशासन और केंद्र अधीक्षकों को सख्त साफ निर्देश दिया गया है कि परीक्षा की पवित्रता से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं पर परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा, मजिस्ट्रेट की तैनाती और फिर उड़नदस्ता टीम सक्रिय रहेगी। परीक्षार्थियों की सख्त चेकिंग होगी और फिर बिना एडमिट कार्ड किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और फिर संदिग्ध सामग्री ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बार व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत की गई है, ताकि मेहनती छात्रों को सही माहौल मिल सके। या नियम तोड़ने वाले, नकल कराने वाले और फिर सहयोग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार के 22 जिलों के किसानों को बड़ी राहत मिली है। जय बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार के 22 जिलों के किसानों को अब सरकारी योजना का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे खेती करना आसान हो जाएगा और फिर आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस फैसले से हजारों किसान परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी सहायता और आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। खास करके छोटे और फिर मध्यम किसानों पर फोकस किया गया है, ताकि उनकी लागत कम हो और फिर उत्पादन ज़्यादा हो सके। जब कुल मिलाकर के ये फैसला खेती को मजबूत बनाने और फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह किसान लंबे समय से जिस मदद का इंतजार कर रहे थे, अब वह उन्हें मिलने जा रही है। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जब पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि जिन्हें हथियार चलाना और फिर ड्यूटी निभाना नहीं आता, वह इस्तीफा देकर के घर चले जाएं। जहां उनके इस बयान से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। सम्राट चौधरी ने इशारों में कह दिया है कि अपराधियों से सख्ती से निपटना पुलिस की जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई तय है। जब कुल मिलाकर के सरकार अब कानून व्यवस्था को लेकर के सख्त रुख में दिख रही है। इस बयान को पुलिस तंत्र में अनुशासन और फिर जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हो सके।
दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और फिर संविधान की भावनाओं को कमजोर किया जा रहा है। उनके बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। बेरोजगारी, महंगाई और फिर कानून व्यवस्था जैसे सवालों पर उन्होंने सरकार को घेरा है और कहा कि युवाओं और फिर गरीबों की आवाज दबाई जा रही है। कुल मिलाकर के गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर भी सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। तेजस्वी यादव के इस बयान को विपक्ष की आक्रामक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए कई एक खास आदत अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि सीखने का मौका समझें और हर दिन थोड़ा थोड़ा नियमित अध्ययन करें। पीएम मोदी ने बताया है कि आखिरी समय में तनाव लेने से बेहतर है कि छात्र रोज टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करें। साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बना करके ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा नींद, सही खान पान और फिर पॉजिटिव सोच परीक्षा में सफलता की कुंजी है। अगर मन शांत रहेगा तो याद की हुई चीजें भी आसानी से याद रहेगी। दोस्तों, यूजीसी के नए नियमों को लेकर के देश भर में चल रही बहस के बीच कवि कुमार विश्वास का बयान सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं अभागा स्वर्ण हूं, रोया 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 उखाड़ लो राजा, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। जहां कुमार विश्वास का यह बयान उन नए प्रावधानों के विरोध में माना जा रहा है जिन्हें लेकर के कुछ लोग भेदभाव की आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि कानून बनाते समय समाज के हर वर्ग के साथ न्याय और फिर संतुलन जरूरी है, नहीं तो फिर असंतोष बढ़ सकता है। इस बयान के बाद समर्थक और फिर विरोधी दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। यूजीसी के नियमों को लेकर के पहले से जारी विवाद के बीच अब यह मामला और ज्यादा राजनीतिक और फिर सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। दोस्तों, एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब अख्तरुल ईमान के आसपास 8 जवानों का बेड़ा रहेगा। जी हां, 8 जवानों से अब अख्तरुल ईमान साहब घेरे रहेंगे क्योंकि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जी हां, एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। बिहार सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करते हुए यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब उनके साथ हर समय विशेष प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। वाई श्रेणी की सुरक्षा में कुल 8 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं जो 24 घंटे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह कदम मौजूदा हालात और फिर संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए इसी तरह से खबरें देखने और सुनने के लिए। जब बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में राजनीतिक गतिविधियों के बढ़ने और फिर लगातार जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण अख्तरुल ईमान की सुरक्षा को लेकर के समीक्षा की गई थी। इसके बाद सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। इस सुरक्षा व्यवस्था में निजी सुरक्षा अधिकारी, गनमैन और एस्कॉर्ट टीम शामिल रहती है जो हर समय उसके साथ रहती है, चाहे वह सार्वजनिक कार्यक्रम में हो या फिर निजी यात्रा पर हो। यानी कि अब अख्तरुल ईमान 8 सुरक्षा कर्मियों से घेरे रहेंगे। जी हां, पहली बार अख्तरुल ईमान को इतनी बड़ी सुरक्षा दी गई है। अख्तरुल ईमान सीमांचल क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा नाम माने जाते हैं। वे न सिर्फ अमोड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी लगातार सक्रिय रहते हैं। किसान आंदोलन, भूमि अधिग्रहण का विरोध, अल्पसंख्यकों के मुद्दे और फिर स्थानीय समस्याओं को लेकर के वे अक्सर सड़कों पर उतरते रहे हैं। हाल ही में किशनगंज में प्रस्तावित सैन्य छावनी के विरोध में किसानों के प्रदर्शन में भी उनकी बड़ी भूमिका रही, जहां पर हजारों लोग उनके साथ नजर आए थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सीमांचल जैसे संवेदनशील इलाकों में सक्रिय राजनीति और फिर जन आंदोलन के चलते उनकी सुरक्षा को लेकर के खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले भी बिहार में कई नेताओं को हालात के अनुसार एक्स और वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जा चुकी है। वाई कैटेगरी सुरक्षा मिलने के बाद अब अख्तरुल ईमान की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क नजर रखेगी। कार्यक्रम स्थलों की पहले से जांच होगी, यात्रा के दौरान रूट प्लान तैयार किया जाएगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत
किया है। उनका कहना है कि अख्तरुल ईमान लगातार जनता की आवाज उठाते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा मजबूत होना जरूरी है। समर्थकों का मानना है कि इससे वे और बेखौफ होकर के जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया गया है और 8 सुरक्षा कर्मी उनकी टीम में तैनात कर दिए गए हैं, जहां आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था और किस स्तर तक मजबूत की जा सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद सीमांचल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां अख्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने न सिर्फ गिरिराज सिंह की भाषा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि आरएसएस और फिर उनके पूर्वजों की आजादी के आंदोलन में योगदान को लेकर भी तीखी टिप्पणी की है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि देशभक्ति किसी जाति या फिर धर्म की मोहताज नहीं होती है और संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। उन्होंने इसे भाजपा की हिंदू मुस्लिम राजनीति करार देते हुए जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया है। तो आपको बता दूं कि देश की राजनीति में झंडा फहराने के अधिकारों को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब और गहराता जा रहा है, जहां गिरिराज सिंह के बयान के बाद अख्तरुल ईमान ने जमकर के पलटवार किया है। किशनगंज में मीडिया से बातचीत करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि गिरिराज सिंह जैसे नेता आरएसएस की गोद में पले बड़े हैं और फिर उन्हें आजादी की लड़ाई का महत्व समझ में नहीं आता। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों के पूर्वज अंग्रेजों से माफी मांगते रहे हैं और उनकी मुखबिरी करते रहे, वे आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा कि ऐसे लोग झंडा फहराने के अधिकारों पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं। जहां अख्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह की भाषा पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री और सांसद की बोली अब गली के आवारा बच्चों जैसी हो गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज सिंह को किशनगंज में दाढ़ी, टोपी, मस्जिद और फिर मीनार देख करके पाकिस्तान नजर आने लगता है, जो उनकी संकीर्ण सोच को दिखाता है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी के खानदानों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और तिरंगा फहराया। अख्तरुल ईमान ने दावा किया है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की सेवा की है, उनके पास आज देशभक्ति सिखाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आरएसएस के घर नागपुर में लंबे समय तक झंडा नहीं फहराया गया, जो उनके राष्ट्र प्रेम पर सवाल खड़ा करता है। अख्तरुल ईमान ने इस पूरे विवाद को भाजपा की हिंदू मुस्लिम उन्मादी राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि जनता को असली मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि नफरत की राजनीति चलती रहे। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उन्हें झंडा फहराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी बयान के बाद अब अख्तरुल ईमान का पलटवार सामने आया है, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या असदुद्दीन ओवैसी को झंडा फहराने का कोई अधिकार नहीं है? क्या झंडा उत्तोलन का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है? दरअसल बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है बीजेपी नेता गिरिराज सिंह। झंडा फहराना देश के हर नागरिक का अधिकार है या फिर कुछ नेताओं के लिए ये अधिकार भी छीना जा सकता है? क्या असदुद्दीन ओवैसी जैसे निर्वाचित सांसद को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने का हक नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल करके गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी की देशभक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि ऐसे व्यक्ति को झंडा उत्तोलन का कोई अधिकार नहीं है। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फेसबुक पर असदुद्दीन ओवैसी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ गिरिराज सिंह ने लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रवादी होने का ढोंग करते हैं, जबकि वे स्वतंत्रता आंदोलन के मूल मंत्र वंदे मातरम का विरोध करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे व्यक्ति को झंडा उत्तोलन का कोई अधिकार नहीं है और राष्ट्र के प्रति सम्मान दिखावे का नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कई नेताओं और फिर सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बयान को संविधान के खिलाफ बताया है। लोगों का कहना है कि भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो। किसी को भी झंडा फहराने से रोकने की बात करना देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। जब कुछ लोगों ने गिरिराज सिंह के बयान को नफरत फैलाने वाली राजनीति बताया है। उनका कहना है कि हर बार हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे मुद्दों को उछाल करके समाज को बांटने की कोशिश की जाती है गिरिराज सिंह के द्वारा। वहीं पर कुछ समर्थकों ने गिरिराज सिंह का बचाव भी करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद सिर्फ झंडा फहराने से नहीं बल्कि विचारों से साबित होता है। हालांकि इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थकों में इस बयान को लेकर के गुस्सा साफ
साफ देखा जा रहा है। उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और देश के संविधान के तहत उन्हें वही अधिकार प्राप्त है जो किसी भी अन्य नागरिक को है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या किसी नेता की विचारधारा के आधार पर उनके देशभक्ति प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे या फिर तिरंगा फहराना अब कुछ खास लोगों का अधिकार रह गया है। गिरिराज सिंह के इस बयान ने एक बार फिर से देश में राष्ट्रवाद और फिर राजनीति की नई बहस को जन्म दे दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यूजीसी बिल पर एआईएमआईएम में असमंजस की स्थिति बन गई है क्योंकि एआईएमआईएम नेता राणा रणजीत सिंह इसका खुला विरोध कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम नेतृत्व इस पर चुप है। यानी कि एक तरफ उनकी पार्टी के नेता खुला विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अन्य लोग पूरी तरह से चुप बैठे हुए। तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल को लेकर के देश भर में राजनीतिक हलचल तेज है। कई विपक्षी दल जहां पर खुल करके इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं पर एआईएमआईएम के भीतर इस मुद्दे पर दोहरी तस्वीर सामने आ रही है। एआईएमआईएम से जुड़े नेता राणा रणजीत सिंह लगातार यूजीसी बिल के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था पर हमला बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रखी है। जहां राणा रणजीत सिंह का कहना है कि ये बिल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करेगा और छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक असर डालेगा। हालांकि एआईएमआईएम नेता सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक विरोध कर रहे हैं, लेकिन पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अब तक इस बिल पर कोई भी स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। अब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या एआईएमआईएम इस बिल का समर्थन कर रही है या फिर पार्टी भीतर ही भीतर असमंजस में है या नेतृत्व जानबूझ करके इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए हैं। जब कार्यकर्ता और समर्थक भी कंफ्यूजन में है, जब पार्टी के भीतर भी इस चुप्पी को लेकर के बेचैनी बढ़ रही है, जब कई समर्थकों का कहना है कि अब पार्टी का एक नेता खुल करके विरोध कर रहा है तो शीर्ष नेतृत्व को भी अपना रुख साफ करना चाहिए। समर्थकों का कहना है कि शिक्षा जैसे अहम मुद्दे पर स्पष्ट स्टैंड जरूरी है ताकि जनता को पता चले कि एआईएमआईएम किसके साथ खड़ी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एआईएमआईएम आमतौर पर हर बड़े राष्ट्रीय इशू यानी कि मुद्दे पर मुखर रहे हैं, बात कर रहे हैं। दोस्तों, कोसी सीमांचल के बच्चों के लिए बड़ी सौगात मिली है। अब हर जिले में डीईआईसी सेंटर बनेगा। जी हां, और यहां पर मुफ्त इलाज मिलेगी। दरअसल बात है कि कोसी और सीमांचल के लाखों बच्चों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। अब किशनगंज समेत पूरे कोसी सीमांचल के सभी जिलों में खास स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर 0 से 6 साल तक के बच्चों की जांच, इलाज और फिर विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार की इस नई पहल से जन्म से ही बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को समय पर इलाज मिलेगा और उनके बेहतर भविष्य की राह आसान होगी। तो आपको बता दूं कि किशनगंज सहित कोसी और सीमांचल के सभी जिलों में जल्द ही डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यानी कि डीईआईसी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य 0 से यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल राज्य सरकार के 7 नशे पार्ट 3 कार्यक्रम के तहत साल 2025 से 2030 के बीच पूरी की जाएगी। इसके अंतर्गत किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के साथ कोसी क्षेत्र के सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया जिलों में भी डीईआईसी सेंटर बनाए जाएंगे। इन सेंटरों के लिए करीब 11,388 वर्ग फीट क्षेत्र में आधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा जहां पर बच्चों की स्वास्थ्य जांच से लेकर के इलाज तक की सभी सुविधाएं होगी। स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे ने सभी जिलों को पत्र भेज करके सदर अस्पताल परिसर में जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। अगर सदर अस्पताल में जगह नहीं मिलती है तो फिर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इन केंद्रों में बच्चों की नियमित जांच और फिर मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही साथ अभिभावकों को बच्चों के बेहतर विकास के लिए जरूरी सलाह दी जाएगी। जब बच्चों के लिए खेल और फिर शिक्षा से जुड़े हुए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। जब गंभीर बीमारी या फिर विशेष जरूरत वाले बच्चों को स्थानीय स्तर पर इलाज के साथ साथ बड़े अस्पतालों में भी फ्री में इलाज की सुविधा दी जाएगी। फिलहाल राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना यानी कि RBSK के तहत आंगनबाड़ी और फिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस योजना के माध्यम से बच्चों में जन्मजात बीमारियां, कुपोषण, आंख कान की कमजोरी, दिल की बीमारी, त्वचा रोग, निमोनिया, दस्त समेत करीब 41 प्रकार की बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।
दोस्तों, किशनगंज के पार्क में खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। परिवारों के सामने माहौल बिगाड़ा जा रहा है। दरअसल किशनगंज के बीचों बीच स्थित बुद्धा नेहरू शांति पार्क, जो कभी परिवारों और फिर बच्चों के सुकून की जगह हुआ करता था, अब धीरे धीरे अश्लील हरकतों का अड्डा बनता जा रहा है। यह शाम के समय जब पार्क में महिलाएं, बुजुर्ग और फिर छोटे बच्चे घूमने आते हैं, या उसी वक्त कुछ युवक युवतियां खुलेआम आपत्तिजनक हरकतें करते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग अब पार्क में बच्चों को भेजने से भी डरने लगे हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज के बुद्धा नेहरू शांति पार्क में एक बार फिर से सार्वजनिक मर्यादा को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। किशनगंज शहर के इस प्रमुख पार्क में शाम के समय युवक युवतियों द्वारा खुलेआम आपत्तिजनक हरकतें की गई, जबकि उसी वक्त पार्क में परिवारों, महिलाओं, बुजुर्गों और फिर बच्चों की भारी भीड़ भी मौजूद थी। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पार्क खास तौर पर बच्चों के खेलने और परिवारों के घूमने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। स्थानीय निवासी राहुल कुमार ने बताया है कि आए दिन यहाँ पर प्रेमी जोड़े अश्लील हरकतें करते नजर आते हैं, या कई बार समझाने पर भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जी राहुल को युवक ने कहा कि ऐसी घटनाएं बच्चों के मानसिक विकास पर गलत असर डालती है। जब छोटे बच्चे खुलेआम ऐसी हरकतें देखते हैं तो फिर समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कोई पहली घटना नहीं है। बीते कुछ वर्षों में भी शांति पार्क से इस तरह की कई शिकायतें सामने आ चुकी है। रमजान का महीना कब से शुरू हो रहा है, ईद कब होगी, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा। तो अभी हम इसी मसले पर बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि रमजान महीना हर मुस्लिम के दिल के बेहद करीब होता है, क्योंकि इसी महीने में इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान का अवतरण हुआ था, यानी कि नाजिल हुआ था। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में नेकियां करने का फल 70 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। खबर में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है, जो शाबान के बाद आता है। इस महीने में मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। ये बेहद पाक महीना होता है, जिसका हर मुसलमान को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस महीने के खत्म होने के अगले दिन मुसलमानों का बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र मनाया जाता है, जो कि खुशी का दिन होता है। रमजान में हर मुसलमान के लिए रोजा रखना अनिवार्य माना गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कब से रमजान शुरू हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि रमजान महीने की शुरुआत का निर्धारण शाबान महीने के 29वें दिन चांद को देखने के आधार पर किया जाता है। यदि चांद इस दिन दिख जाता है तो फिर अगले दिन रमजान का पहला रोजा होता है। लेकिन अगर 29वें दिन चांद नहीं दिखता है तो फिर रमजान का प्रारंभ, यानी कि रमजान की शुरुआत एक दिन बाद होता है। यहाँ खगोलीय गणनाओं के अनुसार सऊदी अरब और फिर खाड़ी देशों में इस साल पहला रोजा 18 फरवरी को हो सकता है, तो वहीं पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 19 फरवरी को रमजान शुरू हो सकता है। ईद उल फित्र 2026 के बारे में अगर बात की जाए तो ईद उल फित्र की तारीख भी चांद दिखने पर निर्भर करती है। अगर रमजान के 29वें रोजे की शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दे जाता है तो फिर ईद अगले दिन मनाई जाती है। लेकिन अगर चांद नहीं दिखता है तो फिर ईद का पर्व एक दिन बाद मनाया जाता है। इस साल ईद 21 मार्च को मनाए जाने की उम्मीद है। अब सवाल है कि रमजान महीना क्यों खास है। तो कहते हैं कि रमजान के पाक महीने में इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ दुनिया में आई थी, नाजिल हुई थी। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार सन 610 ईस्वी में रमजान की ही एक रात को अल्लाह ने फरिश्ते जिब्रील के जरिए पैगंबर मोहम्मद पर कुरान की पहली आयतें नाजिल की थी। रमजान को नेकियों का मौसम कहा जाता है। माना जाता है कि रमजान में एक नफल इबादत का सवाब फर्ज के बराबर और एक फर्ज का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है। कहते हैं कि रमजान शुरू होते ही जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, इसलिए इस महीने में की गई नेकियों का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। इस महीने में रखे जाने वाले रोजे का मतलब सिर्फ भूखे प्यासे ही रहना नहीं है, बल्कि ये आंखों, कान, जुबान और फिर दिमाग का भी रोजा होता है। इस महीने में ज़कात यानी कि दान देने का विशेष महत्व होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में इन दिनों खगरा मेला लोगों के लिए मनोरंजन से ज्यादा परेशानी का कारण बनता जा रहा है। जी हाँ, मेला देखने उमड़ी भारी भीड़ ने शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बिगाड़ दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 27 पर घंटों तक गाड़ियां फंसी रही और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक जाम में तड़पते नजर आ रहे हैं, जब वहीं पर लोग प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं।
हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारी इस पेज पर आए तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज शहर में चल रहे ऐतिहासिक खगरा मेला के कारण भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। जब मेला परिसर की ओर से आने जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जा रही है, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को देखने को मिल रहा है। वहीं पर कई किलोमीटर तक सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और फिर कई जगहों पर पूरी तरह से जाम लग रहा है। आपको बता दूं कि खगरा मेला 12 जनवरी से आयोजित हुआ है और फिर इसे एशिया के बड़े पशु मेले में गिना जाता है। हालांकि पशु अब नहीं आते हैं, लेकिन नाम अभी भी पशु मेला ही कहा जाता है इसको। हर दिन हजारों की संख्या में लोग मेला देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दराज से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों, ई रिक्शा, ऑटो, बाइक और फिर 4 पहिया वाहनों की भीड़ ने सड़कों पर दबाव काफी बढ़ा दिया है। जाम में फंसे यात्रियों का कहना है कि उन्हें घंटों तक अपनी गाड़ियों में बैठ करके इंतजार करना पड़ा। कई लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे थे, तो फिर कुछ लोग बस और फिर ट्रेन पकड़ने के लिए परेशान नजर आए। जब बच्चों और फिर बुजुर्गों को जाम में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। तेज धूप और फिर लंबा इंतजार लोगों की परेशानी को और बढ़ा रहा था। जब सोशल मीडिया पर भी जाम की तस्वीरें और फिर वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग वीडियो के जरिए प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि इतने बड़े मेले में के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई। कई लोगों ने कहा कि हर साल मेला लगता है, फिर भी जाम की समस्या हर बार दोहराई जाती है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीमें जाम खुलवाने में जुटी रही, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण स्थिति जल्दी सामान्य नहीं हो सकी। दोस्तों, किशनगंज में स्मार्ट मीटर के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जहां किशनगंज में ठगों द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं लोगों को ठगने के लिए। अब साइबर ठगों द्वारा नया तरीका सामने आया है। स्मार्ट मीटर के नाम पर अब ठगी की जा रही है। जहां किशनगंज में साइबर ठगों ने अब लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल लिया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में साइबर ठगों ने अब लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल लिया है। स्मार्ट मीटर अपडेट, रिचार्ज और फिर बकाया बिल के नाम पर फर्जी लिंक भेज करके आम लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ठग खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर के लोगों को डराते हैं और कुछ ही मिनटों में उनकी मेहनत की कमाई गायब हो जाती है। जिले में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिससे लोगों में डर का माहौल है। ठग व्हाट्सएप, SMS और फिर फोन कॉल के जरिए खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर के उपभोक्ताओं से संपर्क करते हैं। वो कहते हैं कि आपका स्मार्ट मीटर अपडेट नहीं हुआ है तो फिर बिजली काट दी जाएगी या फिर भारी जुर्माना लगेगा। कई बार बकाया बिल का डर दिखा करके तुरंत लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति फर्जी लिंक पर क्लिक करता है या फिर बताया गया ऐप को डाउनलोड करता है, उसके मोबाइल में वायरस या फिर मेलवेयर सक्रिय हो जाता है। इसके बाद ठग फोन का पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है और कुछ ही मिनटों में बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। जी हां, किशनगंज के सदर थाना क्षेत्र के गुलाब जान नामक व्यक्ति हाल ही में इस ठगी का शिकार बने, जहां उन्हें मीटर अपडेट के नाम पर एक लिंक भेजा गया। लिंक खोलते ही मोबाइल कुछ देर के लिए बंद हो गया और फिर जब चालू हुआ तो फिर खाते से हजारों रुपए गायब थे। इसी तरह तेगड़िया इलाके के एक अन्य व्यक्ति से भी इसी तरीके से पैसे उड़ा लिए गए। सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में ऐसे मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। कहीं पर रिचार्ज नहीं होने की धमकी दी जाती है तो फिर कहीं बिजली कनेक्शन काट देने का डर दिखाया जा रहा है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली विभाग कभी भी फोन या फिर मैसेज पर लिंक भेज करके ऐप डाउनलोड नहीं कराता और न ही OTP या फिर बैंक डिटेल मांगता है। ठग लोगों की जल्दबाजी और फिर डर का फायदा उठा लेते हैं।